Online students, check your audio and video. ठीक ना, हम लोग पढ़ रहे थे डिस्काउंट, राइट। डिस्काउंट के अंदर हम लोग दोनों टाइप का डिस्काउंट पढ़ लिए थे, कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग छोटा सा नोट लिखेंगे और फिर आगे पढ़ेंगे। उसी के अंदर पढ़ रहे हैं अभी, डिस्काउंट के अंदर ही चल रहा है। ठीक है, जो लोग इतना नहीं पढ़े हैं उतना उतना पेजेस छोड़ दो, आगे लिखो, उसके बाद लिखना नोट। इफ प्रॉफिट इज if profit is 1/4 of cost, if profit is 1/4 of cost, then it is 1/5 of sales। ठीक है, ये नॉर्मल मैथ्स है, अभी इसमें कुछ अभी ऐसा पढ़ाने का नहीं है। if profit is 1/4 of cost, then it is 1/5 of sales। ठीक है, हम देखते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, अगर प्रॉफिट 1/4 है कॉस्ट का तो 1/5 है सेल्स का। इस बात का क्या मतलब है? ठीक है, ये नॉर्मल मैथ्स है, एकदम प्योर सिंपल क्लास 7-8 का मैथ्स है। ठीक है, देखना, सपोज मैं मानता हूं कि एक सामान मैं खरीदा जिसका कॉस्ट प्राइस है 100 रुपीज। ठीक है, कोई सामान का कॉस्ट प्राइस है लेट से 100 रुपीज, मैं 100 रुपए में वो सामान खरीदा। अब मैं उसमें प्रॉफिट जोड़ा 25 रुपीज, 25 रुपये में अपना प्रॉफिट जोड़ा और मैं उसको सेल करूंगा 125 में। क्लियर है, सिंपल है ये। 100 का सामान खरीदा, कॉस्ट प्राइस 100, 25 रुपये उसमें प्रॉफिट जोड़ दिया और सेल करूंगा 125 में। क्लियर है। अभी अगर मैं बोलूं कि प्रॉफिट कितना परसेंट हुआ, अगर मैं बोलूं कि प्रॉफिट कितना परसेंट हुआ, ठीक है, तो प्रॉफिट जब मैं रिप्रेजेंट करूंगा एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट तो क्या होगा देखना, प्रॉफिट एज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉस्ट। इसका मतलब क्या है, 25 रुपए का प्रॉफिट कमाया 100 रुपया के कॉस्ट प्राइस पे। अगर मैं कॉस्ट के बेसिस पे करूं तो 25 रुपए का प्रॉफिट कमाया कितना रुपए का कॉस्ट प्राइस पे, 100 रुपए का, मतलब माई प्रॉफिट इज 1/4 ऑफ द कॉस्ट। क्लियर, प्रॉफिट इज 1/4 ऑफ द कॉस्ट। क्लियर, उसी प्रॉफिट को अगर मैं रिप्रेजेंट करूं सेल्स के बेसिस पे, उसी प्रॉफिट को अगर मैं रिप्रेजेंट करूं सेल्स के बेसिस पे, तो मैं 25 रुपए का प्रॉफिट कमाया 125 रुपया में सामान को बेच के, तो माई प्रॉफिट इज 1/5। बात समझ में आ रहा है? तो अब मैं जब बोलूं कि मेरा प्रॉफिट 1/4 है कि 1/5 है, मुझे बताना पड़ेगा कि वेदर आई एम टेलिंग इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द कॉस्ट और फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द सेल्स। बात समझ में आ रहा है? 1/4 कैन बी ऑल्सो रिटन एज इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज 25%, है ना। 1/4 मतलब क्या, 25%। एंड 1/5 कैन बी रिटन एज 20%। समझ में आ रहा है? तो प्रॉफिट जो है कॉस्ट का कितना है, 25%, लेकिन प्रॉफिट सेल्स का कितना है, 20%। बात समझ में आ रहा है? जब भी हम प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करें तो एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं कि एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स कर रहे हैं, ये देखना बहुत जरूरी है। अगर एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं तो प्रॉफिट बाय कॉस्ट
दैट इज 25/100, 25% हुआ। लेकिन जब मैं प्रॉफिट को सेल्स के परसेंट में करूं तो वो 20% होगा। ठीक है, ये शॉर्टकट है बेसिकली, तुम समझो कि कॉस्ट में अगर 1/4 है तो सेल्स में एक ज्यादा होगा डिनोमिनेटर, मतलब 1/5 हो। ठीक है, वैसे ही कभी किसी क्वेश्चन के अंदर बोले कि ये 1/3 है तो ये 100% कितना होगा, 1/4 ही होगा। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में बोले कि वो ये 1/2 है तो ये 1/3 होगा। ये शॉर्टकट हमेशा काम करेगा। कॉस्ट का अगर 1/4 है तो सेल्स का न्यूमरेटर जो है, डिनोमिनेटर जो है वो एक ज्यादा होगा, 1/4 का मतलब 1/5 होगा। ठीक है, अगर कभी क्वेश्चन में बोले कि ये 1/4 है तो ये कितना होगा, एक कम 1/3 होगा। समझ में आ रहा है? तो एक गिवन है, दूसरा कैलकुलेट हो सकता है आराम से। कॉस्ट दिया है तो सेल्स निकल सकता है, और सेल्स दिया है तो कॉस्ट निकल सकता है। क्लियर है? ये बहुत काम में आएगा। ठीक है, हमें क्वेश्चन में बहुत ध्यान से देखना होगा कि क्वेश्चन में जो प्रॉफिट का परसेंटेज है वो कॉस्ट का है, सेल्स का है। क्वेश्चन में हम पिछले क्लास का देखेंगे, हम मार्क तो नहीं किए इस बात को वहां पे, बट यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकली और भी लिखा था। यू कैन सी गुड्स कॉस्टिंग 10,000, कॉस्ट प्राइस है 10,000, 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। ये कौन सा प्रॉफिट दिया था, ऑन कॉस्ट दिया था। समझ में आ रहा है? वैसे कभी ऑन सेल्स भी दे सकता है। ठीक है, तो अगर मुझे प्रॉफिट जानना है कि कितना हुआ इन टर्म्स ऑफ अमाउंट, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हमेशा ध्यान रखना, अगर मुझे कॉस्ट प्राइस पता है प्रॉफिट का अमाउंट निकालने के लिए, अगर मुझे कॉस्ट प्राइस पता है तो प्रॉफिट भी कौन सा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, परसेंटेज ऑफ कॉस्ट वाला। दोनों सेम रखना पड़ेगा। मेरा बोलने का मतलब है कि अगर यहाँ पे हम कॉस्ट प्राइस ले रहे हैं तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट ऑफ कॉस्ट ही लेंगे। तो ये कॉस्ट है तो ये भी कॉस्ट वाला लेना। ठीक है, या फिर अगर यहाँ पे सेलिंग प्राइस ले रहे हो तो यहाँ पे भी प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ क्या ले लेना, सेल्स ले। समझ में आ रहा है? तो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हमको ध्यान देना होगा कि अगर हमको प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ कॉस्ट दिया है तो उससे क्या मल्टीप्लाई होगा, कॉस्ट प्राइस। अगर प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ सेल्स पता है, मल्टीप्लाई क्या होगा, सेल्स प्राइस। ऐसे उल्टा फुल्टा मल्टीप्लाई मत कर देना, ये और ये मल्टीप्लाई करोगे तो प्रॉफिट नहीं आएगा। ठीक है, प्रॉफिट जानने के लिए कॉस्ट के साथ प्रॉफिट परसेंट ऑफ कॉस्ट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सेल्स के साथ प्रॉफिट परसेंट ऑफ सेल्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है ये? ठीक है, इसको लिखो दोनों को, फिर हम कुछ एग्जांपल्स लिखेंगे इसके अंदर। ये डिस्काउंट वाले क्वेश्चंस में बहुत सारा दिया हुआ रहता है। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स हम लिखेंगे और ट्राई करेंगे टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट निकालना आना बहुत जरूरी है, क्योंकि पिछले क्लास में हम पढ़े थे, याद करो, प्रॉफिट ऐड करोगे तो ही तो ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट माइनस कर पाओगे। ये प्रॉफिट निकालना नहीं आएगा तो ये आगे का प्रोसेस नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू कैलकुलेट द प्रॉफिट बाय 4 एग्जांपल्स, इट विल बी क्लियर। ठीक है, तो विल राइट एग्जांपल नंबर 1। पहला एग्जांपल लिखेंगे, 4 एग्जांपल, और उससे अलावा 5वां वेराइटी क्वेश्चन और हो ही नहीं सकता। 4 वेराइटी का क्वेश्चन हो सकता है इसमें। ठीक है, पहला एग्जांपल 1।
पहला एग्जांपल, इफ कॉस्ट प्राइस इज 10,000 एंड प्रॉफिट इज 20% ऑफ द कॉस्ट। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या हमको कॉस्ट प्राइस पता है 10,000? यस। क्या हमको प्रॉफिट परसेंट ऑफ कॉस्ट पता है? यस 20%। क्या इन दोनों में से कोई एक फॉर्मूला लग सकता है? पहले बताओ कौन सा लग सकता है? पहला वाला लग सकता है, लगाएंगे। ये सिंपल क्वेश्चन हुआ। चुपचाप क्वेश्चन में दोनों चीज गिवन मिल जाएगा, एक ये मिल गया कॉस्ट प्राइस गिवन, दूसरा ये मिल गया परसेंट ऑफ प्रॉफिट गिवन ऑन कॉस्ट, दोनों गिवन है। हमको सिर्फ क्या करना है, प्रॉफिट का अमाउंट निकालना है। ठीक है, निकालेंगे प्रॉफिट। मतलब 2000। देखो सबको क्लियर हुआ कि नहीं? एग्जाम्पल नंबर 1, क्लियर? एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल नंबर 2, तो दिमाग लगाना। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2, क्या फॉर्मूला 1 लग सकता है? क्या फॉर्मूला 2 लग सकता है? नहीं लग सकता। दोनों फॉर्मूला नहीं लग सकता, क्यों नहीं लग सकता समझ में आ रहा है? क्या क्या मिसिंग है यहाँ पे? प्रॉफिट परसेंट ऑफ कॉस्ट मिसिंग है और सेल्स प्राइस मिसिंग है। ठीक है, समझ में आ रहा है? दोनों का एक एक चीज दिया है और दोनों का एक एक चीज मिसिंग है। तो ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस के अंदर अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो एग्जाम में हो सकता है कि हम 10,000 का 25%, 2500 रुपये निकाल के आ जाए प्रॉफिट, और वो गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 10,000 का 25%, 2500 प्रॉफिट नहीं है, रॉन्ग है ये। ठीक है, हमको क्या करना पड़ेगा, कोई एक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई कर पाएंगे अगर मुझे पता चल जाए प्रॉफिट परसेंट ऑफ कॉस्ट। पता अगर चल जाए तो मैं पहला फॉर्मूला लगा पाऊंगा। प्रॉफिट परसेंट ऑफ कॉस्ट जानने के लिए ये एक शॉर्टकट भी है हमारे पास। अगर प्रॉफिट 25% है सेल का, मतलब 1/4 है सेल का, क्या दिया है 25% ऑफ सेल्स, मतलब 1/4 ऑफ सेल, तो कॉस्ट का कितना होगा, एक कम, 1/3। समझ में आ रहा है? पता चल गया प्रॉफिट परसेंट ऑफ कॉस्ट, पता चल गया 1/3। अब फॉर्मूला लग सकता है पहला वाला। समझ में आ रहा है? यहाँ पे डायरेक्ट नहीं लग सकता फॉर्मूला। प्रॉब्लम क्यों, क्या है प्रॉब्लम, समझ में आया ना? ये क्या दिया है देखो, ये कॉस्ट प्राइस है और ये प्रॉफिट किसका है, देखो ये सेल का है, इसको मल्टीप्लाई किया तो रॉन्ग है। ठीक है, सेम चीज मल्टीप्लाई होगा, कॉस्ट के साथ कॉस्ट, सेल के साथ सेल, सिंपल है। ठीक है, तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, या लिखना पड़ेगा, इफ प्रॉफिट इज 1/4 ऑफ सेल्स, अगर प्रॉफिट 1/4 है सेल्स का, देन इट इज 1/3 ऑफ कॉस्ट। तो ये 1/3 होगा कॉस्ट का। ये समझ में आया सबको? ये कैसे हुआ, शॉर्टकट लिखाया मैं। ये 1/4 है तो 1/5 है, तो अगर वो 1/4 है तो ये 1/3 है, फिर क्लियर है ये? अब हम इसको यूज कर सकते हैं प्रॉफिट निकालने के। 10,000 इंटू 1/3 कितना आएगा, 33,300, राउंड अप कर दिया 34। सबको समझ में आया कि नहीं? देखो ये, किसी को डाउट है ये? और सिंपल सा बात बोल रहा हूं मैं, प्रॉफिट निकालने के लिए कॉस्ट प्राइस के साथ प्रॉफिट परसेंट ऑफ कॉस्ट मल्टीप्लाई होगा, सेल्स प्राइस के साथ प्रॉफिट परसेंट ऑफ सेल्स मल्टीप्लाई होगा। उल्टा फुल्टा मल्टीप्लाई नहीं करना है, सिंपल जो है, कॉस्ट है तो कॉस्ट, सेल है तो सेल। ठीक है, एग्जाम्पल 2 अगर एग्जाम में आ जाए, मैं 100% गारंटी दे के आ रहा हूँ कि 90% लोग यहाँ पे 2500 रुपये लिख के आएंगे प्रॉफिट, और वो रॉन्ग होगा। ठीक है, अभी मैं पढ़ाने के बाद भी, पढ़ाने से पहले तो 100%,
और पढ़ाने के बाद 90% लोग गलत करेंगे। अभी टेस्ट वेस्ट होगा, दिखा दूंगा मैं, ठीक है। 90% लोग देखना गलत करेंगे। हाँ हाँ दिखाएंगे, नहीं बाय चेक, आधा चेक बाय दिखाऊंगा मैं, ठीक है। तो ये सेल्स और ये कॉस्ट है, तो ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं हो सकता एक दूसरे, ठीक है। हालांकि मैं देख रहा था सब अच्छा तो लाए हैं, तो मतलब बिना चेक के ऊपर देख रहा था, किए हैं सब कुछ सही, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ठीक किए हैं, देखना एग्जाम्पल नंबर 1/5 बोलते, 25/100 किया मैं, तो 25/100 1/4, तो 20/100 1/5, ठीक है। वैसा क्वेश्चन नहीं देगा बुक में, ये इजी वाला ही देगा, 1/4 1/5 1/6 1/3 1/2 ऐसे ही देगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हो सकता है मल्टीप्लाई कि नहीं हो सकता? हो सकता है ना। तो समझना पड़ेगा कब डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो सकता है और कब नहीं हो सकता, ठीक है। जब सेम है दोनों तो हो सकता है, अलग अलग है तो नहीं हो सकता, ठीक है। ये सेलिंग प्राइस है 12,000 और प्रॉफिट ऑन सेल ही है, तो ये मल्टीप्लाई हो सकता है, दोनों सेम है, सेल सेल है दोनों। तो 2,500 फिर ये एग्जाम्पल नंबर 4, हो सकता है मल्टीप्लाई डायरेक्टली? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि सेल प्राइस है 15,000 और प्रॉफिट जो है किसका है? कॉस्ट का है, ठीक है। तो हमको लिखना पड़ेगा इफ प्रॉफिट इज 20%, मतलब 1/5, 20% 1/5, if profit is 1/5 of cost then it is 1/6, एक ज्यादा रहता है, ऑफ सेल्स। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है ये? आश्विक, कृष्णा, श्रद्धा, वंशिका। कृष्णा डाय टू डू ऑफलाइन, कितना दिन ऑनलाइन करो? वंशिका आल्सो। अब मल्टीप्लाई हो सकता है 15,000 इंटू 1/6, 3,000। देखो समझ में आया कि नहीं? क्लियर है ये? तो कब तक मल्टीप्लाई हो सकता है और कब मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है, ध्यान देना बहुत जरूरी है। बहुत ही सिंपल है, अगर दोनों सेम दिया है तो मल्टीप्लाई हो सकता है डायरेक्टली, अगर दोनों सेम नहीं दिया है तो हमको प्रॉफिट परसेंटेज अलग वाला निकालना पड़ेगा, फिर मल्टीप्लाई कर सकेंगे। क्लियर है? तो ये 4 टाइप का एग्जाम्पल हो सकता है, इसके अलावा कोई और टाइप का क्वेश्चन हो भी नहीं सकता। क्लियर है? दिस इज ऑल अबाउट आवर टॉपिक, पॉइंट नंबर 18 डिस्काउंट, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग पॉइंट नंबर 19। हाँ ये कुछ कुछ बोल रहे हैं लोग 2,500 होगा, 2,500 होगा ना ये, ठीक है। ठीक है 2,500, जो 3,000 लिखा मेरे से छाप रहा है, खुद कुछ नहीं कर रहा कैलकुलेशन, जो सर बोल दिए सही है ना, क्या है, सर है हमारे। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 19, हेडिंग बैड डेट्स। पॉइंट नंबर 19, हेडिंग बैड डेट्स।
ठीक है, क्लियर है। तो बैड डेट्स हम ऑलरेडी पढ़े हैं, क्या होता है, क्या होता है लोकेश बैड डेट्स? तो बैड डेट्स तुम इसके पहले चैप्टर में भी पढ़े हो, नहीं पढ़े बैड डेट्स? दीक्षित बैठ बैठ के वो उधार जो वापस नहीं मिलेगा, है ना, इंग्लिश में बोले तो दिशा, डेटर, करेक्ट। द अमाउंट विच बिकम इरिकवरेबल फ्रॉम डेटर, जो उधार का पैसा हमको वापस नहीं मिलेगा। 1 साल के बाद होता है, ऐसे कुछ नहीं है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, 2 मिनट, ऐसा टाइम का कोई फ्रेम ही नहीं है 1 साल के अंदर या बाहर। हम किसी को पैसा उधार में दिए, मतलब किसी को उधार में सामान बेचे, सोच लो हरीश को मैं सामान उधार में बेचा हूँ, ठीक है। अब हरीश अगर पैसा देने से मना कर दिया तो वो बैड डेट्स है। अब वो चाहे 2 महीना में मना कर दिया तो भी वो बैड डेट्स है, चाहे वो 1.5-2 साल के बाद मना कर देगा, सर कौन सा सेल मुझे तो याद ही नहीं आ रहा, तो भी वो बैड डेट है। समझ रहे हो, बैड डेट का ऐसे कोई टाइम फ्रेम नहीं है, कैसे 1 साल के अंदर मना किया या 3 महीना के अंदर मना किया, ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है। तो बैड डेट्स का सिंपल सा मतलब है द अमाउंट विच बिकम्स इरिकवरेबल फ्रॉम द डेटर्स। हमारे जो डेटर्स थे वो हमको पैसा नहीं दे रहे हैं, पैसा डूब गया, किसी को उधारी में सामान बेचे थे और सामने वाला पैसा नहीं दे रहा है, दिस इज कॉल्ड एज बैड डेट्स। क्लियर है। तो हम देखेंगे बैड डेट्स का क्या जर्नल एंट्री होगा, ठीक है, देखना। तो बहुत सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस आएंगे इसके अंदर, बैड डेट्स के अंदर। पहला क्वेश्चन, बैड डेट्स amounted to 10,000 during the year. But it's amounted to 10,000 during the year. साल भर में 10,000 का बैड डेट्स हुआ, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि इसका क्या एंट्री करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सबसे पहला, बैड डेट्स जो है वो हमारे लिए एक्सपेंस है कि नहीं, बताओ, बैड डेट हमारे लिए खर्चा है कि नहीं, नुकसान है कि नहीं? तो बैड डेट्स हमारे लिए एक्सपेंस है, और अगर एक्सपेंस बढ़ेगा तो क्या होगा, एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट होगा। जो रूल एसेट के लिए था, स्टार्टिंग क्लासेस में पढ़ाया था, जो रूल एसेट के लिए है, फिर सेकेंड क्लास में बताया था कि वही रूल जो है वो एक्सपेंस के लिए भी होगा। जो रूल कैपिटल और लाइबिलिटी के लिए है वही रूल रेवेन्यू इनकम के लिए भी वही रूल होगा, ठीक है। तो बैड डेट क्या है, बैड डेट हमारे लिए खर्चा है, एक्सपेंस है, नुकसान है, ठीक है। तो कोई चीज अगर हमारे लिए नुकसान है, खर्चा है, तो वो एक्सपेंस अगर बढ़ रहा है तो वो क्या होगा, डेबिट होगा, ठीक है। सबसे पहला डेबिट होगा बैड डेट्स, डिटेल लिखा दे रहा हूं मैं कि क्या है बैड डेट हमारे लिए, एक्सपेंस है, ठीक है। बैड डेट इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंस, बैड डेट इज एन एक्सपेंस, एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, एक्सपेंस अगर इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा। समझ में आया सबको ये? तो बैड डेट इज एन एक्सपेंस एंड द एक्सपेंस इफ इंक्रीजेस विल बी डेबिटेड, क्लियर। दूसरा, डेटर से पैसा नहीं मिलेगा, तो डेटर नाम का जो एसेट है वो कम हो रहा है, डेटर कम हो रहा है कि नहीं? मैं हरीश बोल के डेटर लिखा था 10,000 देगा बोल के, अब हरीश पैसा नहीं देगा, तो हरीश नाम का डेटर हटाऊंगा मैं बुक्स ऑफ अकाउंट से, तो डेटर रिड्यूस करूंगा, और डेटर एसेट है, डेटर्स एसेट है, एसेट अगर रिड्यूस हो जाएगा तो वो क्रेडिट हो, ठीक है। दूसरा आएगा डेटर्स, डेटर्स इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स, एसेट डिक्रीज हो रहा है, एन एसेट इफ डिक्रीजेस बी क्रेडिट। है सबको समझ में ये? तो बैड डेट एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट,
और डेटर एसेट है, एसेट कम होगा तो क्रेडिट। एंट्री होगा बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स अकाउंट। राइट है, पढ़ने बताया था कैसे पढ़ते हैं बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स अकाउंट। क्लियर है। सेकेंड क्वेश्चन, एक टॉपिक था इनसॉल्वेंट बोल के। क्या होता है इंसॉल्वेंट, कौन बता पाएगा? व्हाट इज इंसॉल्वेंट? बता, व्हाट इज इंसॉल्वेंट, बता। नॉट इन अ पोजिशन टू पे ऑफ द लाइबिलिटी, जो पोजिशन में नहीं है कि वो अपने सारे लाइबिलिटीज का पेमेंट कर सके। जैसे मेरे पास सोच लो एसेट से 10 लाख का, मेरे पास संपत्ति है 10 लाख का, मेरे पॉकेट में 10 लाख रुपया है और मुझे देना है मार्केट में 12 लाख रुपया, तो मैं 12 लाख रुपया नहीं चुका पाऊंगा, लेकिन 10 लाख तो चुका ही पाऊंगा। 12 लाख में से 10 लाख दे पाऊंगा, लेकिन बाकी जो 2 लाख है वो नहीं दे पाऊंगा। ऐसे पर्सन को बोलते हैं इनसॉल्वेंट। हिंदी में बोले तो दिवालिया बोलते हैं। दिवालिया बोलने से इंसॉल्वेंट, जो कि अपने लाइबिलिटीज का भुगतान पेमेंट नहीं कर सकेगा, दैट पर्सन इज कॉल्ड एज इनसॉल्वेंट। ठीक है, देखना क्वेश्चन। मिस्टर ए फ्रॉम होम, मिस्टर ए फ्रॉम होम 10,000 was receivable, was declared. Mr. A from whom 10,000 was receivable was declared insolvent. Was declared insolvent. And 60 paise in a rupee was received. 60 paise in a rupee was received. ठीक है, क्वेश्चन का पहले मीनिंग। क्वेश्चन बोल रहा है कि मिस्टर ए जो है वो हमारा डेटर है। ठीक है, मिस्टर ए जो है वो हमारा डेटर है, वो हमको पैसा देने वाला था। कितना रुपया देने वाला था? 10,000 रुपये। ठीक है, तो मिस्टर ए हमारा डेटर है और उससे हमको 10,000 रुपये मिलने वाला था। ये जो मिस्टर ए है ये इंसॉल्वेंट हो गया है, मतलब ये कैपेबल नहीं है कि अपना सारा लाइबिलिटीज का पेमेंट कर सकेगा। ये आदमी पेमेंट नहीं कर सकेगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा पैसा दिया हमको, पूरा तो नहीं दे पाया, लेकिन थोड़ा पैसा दिया। कितना पैसा दिया? 60 पैसे, 60 पैसा नहीं दिया, 60 पैसे इन अ रूपी, 1 रुपए के बदले 60 पैसा दिया। बात तो समझ में आ रहा है? 60 पैसा नहीं दिया और बाकी 9,999.4 डूब गया। 60 पैसा लेंगे क्या उससे? 60 पैसा दिया 1 रुपए के बदले। आउट ऑफ एवरी 100 पैसे द पर्सन हैज पेड 60 पैसे, so I can tell he has paid 60% of the money and rest 40% will be bad debt. समझ में आ रहा है? तो 10,000 में से मुझे 60% पैसा मिलेगा ए से, और बाकी जो 40% पैसा है वो नहीं मिलेगा और वो बैड डेट होगा। समझ में आ रहा है लाइन का मतलब? 60 पैसे इन अ रूपी, 1 रुपए का 60 पैसा दिया, तो 2 रुपए होगा तो 1 रुपया 20 पैसा, 3 होगा तो 1 रुपया 80 पैसा, ऐसे रेशियो में चलता जाएगा। वो बेसिकली 60% पैसा देगा और 40% पैसा नहीं दे पाएगा। क्लियर है? तो पहले अमाउंट निकाल लेते हैं, फिर एंट्री देख लेंगे। तो कैश रिसीव्ड, कितना पैसा मिल जाएगा अपने को? 10,000 का 60%, 6,000 रुपया मिल जाएगा। ठीक है, और बाकी जो बैड डेट्स है
10,000 का 40%। इतना तो सबको समझ में आ गया अमाउंट का कैलकुलेशन। आउट ऑफ 10,000 ऑफ द मनी रिसीवेबल फ्रॉम A will be paying us 6,000 and rest 4,000 will be bad debts. Clear है? Anyone who wants to try the journal entry, take 1 minute 2 minute and then try what will be the entry. ठीक है, 1 मिनट टाइम है, 1 मिनट बाद पूछते हैं। ठीक है, सबसे पहले पूछेंगे श्रद्धा, सबसे पहले हाथ उठाइए। बाकी लोग भी सोचो क्या क्या एंट्री होगा। 1 मिनट का टाइम है। हिंट ये है कि 3 ठो अकाउंट होगा। ठीक है, 2 डेबिट या 1 क्रेडिट या 2 क्रेडिट 1 डेबिट, ऐसे 3 ठो अकाउंट होगा। ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो टेल। बताओ श्रद्धा फर्स्ट। अनुष्का सेम सेम है। कुछ किसी का अलग, कुछ ये तो सही नहीं लग रहा मुझे, कुछ अलग है तो बताओ। क्या होगा लव? इसे क्रेडिट सही है, आगे बता सकते हो। क्या होगा हरीश? ठीक, ठीक है, सही था पहले से ही, है ना। देखना, तो एंट्री जो होगा, जिनका हो गया वेरी गुड, जिनका नहीं हुआ यहाँ देखो। सबसे पहला पैसा मिला 6,000। ये पैसा मिला ना, पैसा दिए थोड़ी, एसेट माइनस कहाँ हो रहा है? कैश एसेट है प्लस हो रहा है। पैसा तो मिल रहा है ना 6,000। ये क्या होगा? 6,000 अमाउंट होगा इसका, ये डेबिट होगा। कैश एसेट है, मिल रहा है 6,000, तो 6,000 मिलेगा तो कैश डेबिट। ठीक है, ऑनलाइन में काशवी वेरी गुड, सही था। दूसरा बैड डेट एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ रहा है, एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट 4,000। ठीक है, नेक्स्ट, मिस्टर ए से पैसा मिलने वाला था, अब कुछ पैसा वो दे दिया, बाकी नहीं दे पाएगा, तो डेटर कम हो रहा है पूरा 10,000 से। 6,000 तो दे दिया, इस वजह से कम हो रहा है। 4,000 नहीं दे पाएगा, इस वजह से कम हो रहा है। टोटल 10,000 पूरा कम हो रहा है डेटर। तो मिस्टर ए जो कि हमारा डेटर है, मतलब एसेट है, एसेट रिड्यूस हो रहा है, क्रेडिट पूरा 10,000। ठीक है, तो सही था स्टार्टिंग से ही एंट्री। एंट्री कैश अकाउंट डेबिटेड 6,000, बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड 4,000 टू मिस्टर ए 10,000। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट नंबर 20। मिस्टर ए हमारा डेटर था ना, देखो ये वाला, इससे पैसा मिलने वाला था, तो ये कौन था? हमारा डेटर्स था। ठीक है, अब डेटर जो है 6,000 रुपये दे दिया, तो डेटर कम हो जाएगा 6,000 से, क्योंकि वो पैसा दे दिया, तो डेटर नाम का एसेट कम हो जाएगा 6,000। और 4,000 वो नहीं दे पाएगा, तो वो 4,000 भी कम हो जाएगा, डेटर नहीं दे पाएगा बोल के। तो यहाँ 6,000 कम हो गया, दे दिया बोल के, 4,000 नहीं दे पाएगा बोल के कम हो गया, तो टोटल 10,000 रुपये कम हो गया। नहीं दे पाया और जितना नहीं दिया मिला के 10,000 कम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, सोच के बताना। पॉइंट नंबर 20 हेडिंग, बैड डेट्स रिकवर्ड। देखना, मैं बैड डेट्स रिकवर का मीनिंग बताता हूँ, एंट्री तुम बताना। ठीक है, व्हाट इज बैड डेट्स रिकवर्ड, पहले वो समझते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल
ये बिजनेस है, ठीक है। बिजनेस में सोच लो मैं कौशिक को सामान उधारी में बेचा, ठीक है। कौशिक को मैं सामान बेचा 5,000 का, क्रेडिट सेल्स। तो मैं क्रेडिट सेल का एंट्री कर दिया उसी दिन, कौशिक अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, 5,000 5,000, ठीक है। अब कौशिक बोला सर पैसा दे दूंगा 5-7 दिन में, क्यों चिंता करते हो। मैं बोला ठीक है ले जाओ उधारी, 5,000 का बात है, दे दिया इसको। ये अब पैसा ही नहीं दे रहा, ठीक है। फोन करने से बोलता है सर याद तो नहीं आ रहा है, फिर कभी फोन उठाता है कभी नहीं उठाता है। तो मुझे लगा कि ये तो पैसा गया है ना। तो मुझे कौशिक के ऊपर डाउट हुआ, मैं क्या किया, मैं इसको रिकॉर्ड कर लिया एज बैड डेट्स, ठीक है। मैं इसको बैड डेट्स रिकॉर्ड कर दिया। क्लियर है अभी तक। तो मैं पहला एंट्री क्या चीज का किया हूँ, सेल्स करने का, ठीक है। और दूसरा एंट्री में किया हूँ कौशिक से पैसा नहीं मिलेगा, तो मैं एंट्री कर दिया बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड, ठीक है। बैड डेट्स एंट्री जो बैड डेट्स का होता है, बैड डेट टू डेटर कर दिया मैं एंट्री, ठीक है। लेकिन कौशिक अच्छा आदमी निकला, थोड़ा दिन बाद खुद से आ गया मेरे पास, बोला कि सर वो 5,000 रुपया, उस समय तो बिजी था फोन नहीं उठा सका, ये 5,000 रुपया आपका मैं अभी दे देता हूँ, और वो 5,000 रुपया दे दिया। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड। डूबा हुआ पैसा आ गया, बैड डेट्स रिकवर्ड, ठीक है। क्यों ऐसा किया होगा, 10,000 का उधारी चाहिए होगा, है ना। ऐसे ही होता है ना बिजनेस में, पुराना उधारी कब क्लियर होता है, जब नया उधारी चाहिए होता है, ठीक है। इस बार 10,000 का लेके जाएगा, उसको छोड़ो बाद में। तो ये जो 5,000 रुपये अभी कौशिक मुझे दे रहा है बैड डेट्स रिकवर्ड का, तुमको सोच के बताना है कि तीसरा इवेंट में मैं क्या एंट्री करूँ। सोच के बताओ, हाई प्रोबेबिलिटी रॉन्ग होने का, ठीक है। 2 मिनट लगा लो, लगाओगे तो। अनिश। ठीक है, और कुछ वही होगा। लेकिन ऐसे तो लॉजिक क्या, एक बार डेबिट क्रेडिट ठीक से बताओ कैसे हुआ। हम्म। तो वो क्रेडिट हो गया, एक्सपेंस कम हो रहा है तो क्रेडिट हो गया। अनुष्का। ठीक है, और एक तो डेबिट, ठीक है। तो जो 100% सही है वो अनुष्का का है। जो एंट्री का लॉजिक है वो है, पहला पैसा मिला, ठीक है। पैसा मिला, ये तो फाइनल है, पैसा मिला 5,000 कौशिक से। तो पैसा जब मिला, मैं क्वेश्चन लिखाऊंगा, अभी लिखो मत, 2 मिनट मैं क्वेश्चन भी लिखाऊंगा फिर आंसर लिखाऊंगा। पैसा मिला तो कैश एसेट है, बढ़ रहा है तो डेबिट होगा, ये तो फाइनल है। कैश एसेट है, बढ़ेगा डेबिट होगा, ठीक है। दूसरा, हम यहाँ पे वैसे तुम लॉजिक गलत नहीं है कि बैड डेट एक्सपेंस से कम हो रहा है तो क्रेडिट कर देते, कोई बात नहीं, सही हो जाता, वो भी कोई बात नहीं है उसमें। बट जो बुक से जो लॉजिक चलता है वो है कि बैड डेट एक्सपेंस है, वो एक्सपेंस रहेगा, वो जैसे रिकॉर्ड हुआ हुआ होगा। अभी हम एक नया रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे, नया कमाई को रिकॉर्ड करेंगे, नाम उसका देंगे बैड डेट रिकवर्ड, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि डूबा हुआ पैसा मिल गया, बैड डेट रिकवर्ड, जो कि क्या है हमारे लिए, रेवेन्यू है। रेवेन्यू बढ़ेगा तो ये क्रेडिट हो। क्लियर है। तो एंट्री जो होगा वो होगा कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट रिकवर्ड, ठीक है। कैश डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि पैसा मिल रहा है, तो पैसा मिलेगा, एसेट बढ़ेगा तो डेबिट होगा। और बैड डेट रिकवर्ड हमारे लिए रेवेन्यू है, इनकम है, और रेवेन्यू अगर बढ़ेगा तो वो क्रेडिट होगा। क्लियर है। दिस इज ऑल अबाउट बैड डेट रिकवर्ड। ठीक ना। क्वेश्चन लिखेंगे कैसे दिया रहता है, अ डेट ऑफ 5,000 previously written off as bad. A debt of 5,000 previously written off as bad is now
अनएक्सपेक्टेडली रिकवर्ड। क्वेश्चन कैसे बोलेगा? ऐसे नहीं बोला बैड डेट रिकवर्ड, क्वेश्चन बोलेगा अ डेट ऑफ 5,000 प्रीवियसली रिटर्न ऑफ एज बैड। एक 5,000 रुपए का उधार जो पहले हम बैड मान लिए थे, पहले बैड डेट्स मान लिए थे, इज नाउ अनएक्सपेक्टेडली रिकवर्ड। अब अचानक से हमको रिकवर हो गया, अचानक से पैसा मिल गया। ये क्या बोल रहा है? बैड डेट रिकवर्ड बोल रहा है। ठीक है, तो एंट्री करेंगे, लॉजिक लिख लेना। कैश एसेट है, बढ़ेगा, डेबिट। तो कैश एसेट है, बढ़ेगा, डेबिट। क्लियर है ये? दूसरा, बैड डेट्स रिकवर्ड रेवेन्यू है, इनकम है, और इनकम अगर बढ़ेगा तो वो होगा। क्लियर है ये? देखो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है? नेक्स्ट, नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 21। पढ़े हैं पहले भी हम, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। टॉपिक है पॉइंट नंबर 21, मीनिंग समझेंगे, इंटरेस्ट तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हम लोग ऑलरेडी पढ़े हैं, अकाउंटिंग इक्वेशंस, है ना? क्या होता है फुल एंड फाइनल सेटलमेंट? कौन बताएगा? व्हाट इज फुल एंड फाइनल सेटलमेंट? कौशिक। वैदिक में कर रहे हो बोला, वैदिक एग्जाम्पल है ना। सेटल कर दिए बोला ना, ठीक है। तो चलो 2,000 रुपया देना था, ठीक बताया, 2,000 रुपया देना था, उसको समझा बुझा के ना, अब उसको 1,900 रुपया मना लिया, बोला वो क्या भाई 1,900 रख, बाकी क्लियर, और पैसा नहीं दूंगा। तो इसी को बोलते हैं फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। सही बात है ना? तो फुल एंड फाइनल सेटलमेंट का मतलब है जितना पैसा ड्यू था, जितना पैसा देना था, उससे कम पैसा में हम जो है क्लियर कर दिए। मतलब 2,000 रुपया देने का था, 1,900 रुपया दिए और क्लियर कर दिए, मतलब बाकी पैसा नहीं देंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। ये दोनों समय हो सकता है, पैसा देते समय भी हो सकता है, और ऐसा कोई हमारे साथ भी तो कर सकता है, पैसा मिलते वक्त भी हो सकता है ना? जैसे पैसा मिलने वाला था तब मुझे कम मिला, ऐसा भी हो सकता है। जब मुझे पैसा देना था मुझे कम देना पड़ा, ये भी हो सकता है, राइट? तो फुल एंड फाइनल सेटलमेंट का बेसिक सा मतलब हुआ कि जितना पैसा देना था या मिलने वाला था, उससे कम में वो सेटल हो गया, उससे कम पैसा देकर या लेकर वो डेट जो है वो क्लियर हो गया है, तो बोलते हैं फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। क्लियर है? इससे रिलेटेड एंट्रीज 3-4 तो एंट्री होगा, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, हमारे लिए ये, वो हमारे लिए भी है, हाँ बिल्कुल वो भी है। उसको डेफिशिएंसी बोलते हैं, बैड डेट्स नहीं बोलते, डेफिशिएंसी बोलते हैं, पढ़ेंगे हम आगे, वो आएगा वो भी। ठीक है, होमवर्क लिखना, बुक दो तो एक बार। अब थोड़ा क्वेश्चंस होमवर्क करने का आदत डालो, बहुत दिन। क्यों? कौन सा टेस्ट है? हाँ ठीक है, तो क्या हो गया? तो कौन सा 20 से 20 लाओगे तुम सब? ले आए तो ठीक है, होमवर्क माफ। ठीक है, जो 20 से 20 लाया होगा उसका होमवर्क, अगर वो नहीं किया होगा इट इज ओके। हो गया, अब बाद में पनिशमेंट दे देंगे, उसमें क्या है। लिखो लिखो, होमवर्क लिखो, चलो नेक्स्ट क्लास नहीं उसके नेक्स्ट क्लास में दिखा देना, लिख लो होमवर्क लिखो। ज्यादा नहीं, 2 ही क्वेश्चन दे रहा हूँ, इलस्ट्रेशन नंबर 3 एंड 4। ठीक है, न्यू बुक के हिसाब से बता रहा हूँ, पेज नंबर 1.88 एंड पेज नंबर 1.89, ये न्यू एडिशन के हिसाब से है। फिर अगर पुराना एडिशन है तो 1-2 पेज आगे पीछे देख लेना। ठीक है, किसी का कुछ डाउट है तो रुकना।
हाँ हाँ, जिसका भी डाउट है 2 मिनट रुकना, बता रहा हूँ।